नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे प्रतापगढ़ और मैं हूं आपका विवेक कुमार पांडे। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के कद्दावर और वरिष्ठ नेता, साथ ही प्रतापगढ़ की सदर विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय नागेंद्र सिंह मुन्ना यादव। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। आज हम इनसे बात करेंगे राजनीतिक स्थितियों के बारे में, इनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में, आगे के राजनीतिक भविष्य के विषय में और क्या चल रहा है इस समय, कैसा माहौल है, इस बारे में बात करें। सर, कुछ अपने बारे में बताइए, व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताइए। मेरा व्यक्तिगत जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। मैं राजा स्टैंडर्ड इंटर कॉलेज से हाई स्कूल करने के बाद मैं इलाहाबाद शिक्षा के लिए गया और सीएबी इंटर कॉलेज से मैंने वहाँ से शिक्षा ग्रहण किया, इंटर वहाँ से पास। उसके बाद डिग्री के लिए ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज छात्र संघ ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में अपना अध्यापन शुरू किया और उसके बाद छात्र संघ का चुनाव हुआ। मैं वहाँ से छात्र संघ का अध्यक्ष बना 1982। तब से LLB किए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के राजनीति में संघर्ष करते करते यहाँ प्रतापगढ़ जब आए वापस, तो यहाँ पर हर आदमी के सामने जैसे रोजी रोटी का सवाल होता है, मेरे सामने भी ऐसी परिस्थितियाँ थी। तो बिजनेस के लिए मैंने ईंट के भट्टे का काम किया और तब से अनवरत उसी काम में लगा हुआ हूँ। और बराबर, क्योंकि उस समय भी मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो स्पोर्ट्स करता था, छात्र राजनीति करता था, मतलब 3 काम में एक साथ। खेल में भी आपकी बहुत रुचि है और जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है कि कई सारी खेल की विधाएं हैं जिनको आप जानते भी हैं। गांव के भी खेल ऐसे हैं और गांव में भी आप जब माननीय थे तब भी, उसके पहले भी और बाद भी लगातार युवाओं के साथ सक्रिय रहते हैं। क्या राज क्या है इसका, ये क्या विचार है, क्यों ये है? क्योंकि जैसे छात्र जीवन से ही मैं मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था, रनिंग का मैं लोहर्डिंग करता था। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के लिए हमारा 1982 में सिलेक्शन भी हो गया था। नरेंद्र सिंह स्पोर्ट्स हॉस्टल होते थे, वो हमारे यूपी में हमारा उनका कंपटीशन चलता था। और उसी समय संयोग ऐसा हुआ कि जब सिलेक्शन हुआ ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसी समय चुनाव डिक्लेयर हो गए और हमने सोचा कि चुनाव पहले लड़ लिया जाए और स्पोर्ट्स कर लिया जाएगा। उसी समय नरेंद्र सिंह ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी मीट में लो हर्डिल में गोल्ड मेडल जीत करके आए थे और मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया था। ये है वहाँ से। उसके बाद फिर लॉ में आए, एडमिशन किए, फिर राजनीति को ही अपना जो है बना लिया मिशन। लोगों के बीच में उठना बैठना, सेवा करना, छात्रों के बीच में काम करना, अभिभावकों को सम्मान देना, काम करना, अपना लगातार चलता। आप जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। अभी हाल ही में हमने आपका वीडियो भी देखा था जिसमें आप खेत से ट्रैक्टर निकलवा रहे थे और लगातार आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, किसानों के साथ जुड़े रहते हैं। और शायद मुझे लगता है कि आप पहले ऐसे पूर्व विधायक हैं जो अपने साथ सरकारी गनर भी नहीं रखते। ऐसा क्या है कि जहां अन्य लोग अपने आप को बहुत हाई फाई दिखाते हैं, अगला चुनाव लड़ना है, माहौल बनाना है, क्षेत्र में रहना है, और आप क्षेत्र में अकेले ही भ्रमण करते, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं? मैं आपको बताऊं, 1980 में राजा दिनेश सिंह, राजा अजीत सिंह और उनके बीच में लोकदल से जयसिंह जी चुनाव लड़ने आए थे। 1980 से मैंने प्रतापगढ़ की राजनीति को देखा, जब यहाँ राजे रजवाड़ों का पूरा एकदम दबदबा होता था। और मैं बधाई देना चाहता हूँ पंडित नसरुद्दीन जी को, जिन्होंने विद्यालय खोल करके इस पिछड़े जिले को उस समय शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया था। और वो जो है 1952 से 62 तक पहली बार, मतलब 2 बार वो लगातार यहाँ से सांसद रहे। 1962 के चुनाव में लोग तो नहीं जानते, मगर जो इतिहास देखा वो उस समय राजाशाही और सामंतशाही का विरोध करने थे। इसलिए जो है ये जिला कभी, उसके बाद फिर पंडित सुखवत राम जी, राम नरेश शुक्ला, द्विवेदी जी, प्रभाकर द्विवेदी, तमाम लोग, पंडित रामराज जी, ये लोग भी
विद्यालय खोल करके इस जिले को विकास की तरफ ले जाने का काम करते थे। मगर दुर्भाग्य रहा, राजा दिनेश सिंह बहुत बड़ा कद था, विदेश मंत्री होते थे, तत्कालीन सरकार कांग्रेस में भी उनकी अच्छी पैठ थी, इंदिरा जी से अच्छे संबंध थे, मगर विकास के नाम पे एक ट्रैक्टर फैक्ट्री यहाँ से हो रही थी। और राजा अजीत प्रताप सिंह का तो वन मंत्री भी थे, कई बार यहाँ से सांसद भी रहे, और कोई विकास का काम प्रतापगढ़ के लिए उस आप उस दौर से राजनीति में हैं जब राजनीति को सेवा और समर्पण का दौर माना जाता था। आज की राजनीति का दृश्य बिल्कुल बदल चुका है। आज राजनीति को लोगों ने पेशा बना दिया है। तो क्या लगता है कि उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में जो ये अंतर हुआ है, इसका कारण क्या हो सकता है? मैंने नौजवानों को कई बार, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज भी राजनीति करते हैं और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, बढ़िया मोबाइल लेकर के हमारी पार्टी के नेताओं का जय जयकार लगाना, यहाँ तक कि पैसा नहीं होता तो लोन लेकर के भी लोग वो कर रहे हैं। मैं नौजवानों को समझाने का प्रयास करता हूँ, राजनीति इतनी आसान नहीं होती। राजनीति जब हम लोगों ने शुरू किया था, आज भी जो राजनीति सेवा भाव की चीज़ है, इसमें जो करियर बनाने के लिए आते हैं, मैं उन लोगों से हमेशा समझाने का प्रयास करता हूँ, खास करके नौजवानों को, कि आप अपने माँ बाप के साथ धोखा मत करिए। अगर आप अध्ययन करने गए हैं तो आप वहाँ अध्ययन करिए। माँ बाप बड़े मुश्किल से आपको फीस का पैसा जमा करते हैं, इसलिए नहीं भेजे हैं कि आप जा करके वहाँ पे उनके पास इस राजनीति को करिए। राजनीति करना है तो कायदे से आकर के फील्ड में सेवा भाव से राजनीति करिए। कुछ आपके राजनीतिक जीवन पे सवाल किया जाए। 2001 में आपने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, आप जिला पंचायत सदस्य बने थे। उसके बाद आपने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए ताल ठोकी थी राजा भैया के विरुद्ध, और 1 वोट से आप चुनाव हार गए थे। क्या कारण था उस समय, और राजा भैया का उस समय माहौल भी दूसरा था, तो क्या था वो चुनाव, उसकी स्थितियां क्या थी उस समय, कुछ बताइए। हम लोग जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाते थे, पढ़ते थे, तो खासकर के पूर्वांचल के लोग हम लोग मजाक करते थे, अरे सब राजे रजवाड़ों के जैसे पिछड़े जिले से आते हैं। तो क्योंकि छात्र संघ की राजनीति से मैं जुड़ा था, तो प्रभाव तो था ही, भाई राजा साहब का सब कुछ चीज का था। उस समय जिले में बड़े बड़े नेता भी थे, प्रमोद जी थे, राजकुमारी थी, शिवाकांत ओझा जी मंत्री थे, और मोती सिंह थे। एक मोर्चा बना, मोर्चे का कैंडिडेट में, और सब लोगों ने सहयोग भी किया था, और सरकार थी बीजेपी। उसके बाद भी, मगर दुर्भाग्य है कि प्रतापगढ़ है जी, हमारी पार्टी के सांसद थे सीएस, वो जो है विरोध कर रहे थे। एक और पूर्व विधायक भी थे, वो भी विरोध कर रहे थे। और 1 वोट से जो मैं चुनाव हारा था, वो भी मेरे ही बहुत खास आदमी थे, जो मतलब जो धोखा हुआ था जी। हमको 5-7 वोट से चुनाव जीतना चाहिए था। और मेरे दिमाग में एक बात शुरू से थी कि जब मतलब प्रजातंत्र जो है बड़े मुश्किल से मिला है, आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है, अगर इसी तरह से लोग अन्याय अत्याचार के खिलाफ अगर दबते जाएंगे तो कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। एक बात दिमाग में थी, और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी मैंने डिक्लेयर करके लड़ा था कि मुझको अध्यक्ष का चुनाव लड़ना। और मैं बधाई देता हूँ उस समय के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को, 13,500 वोट मिला था मुझको, और 8,500 वोट से मैं जिला पंचायत सदस्य। कई जगह जब प्रचार में मैं जाता था, खास करके क्षत्रिय बिरादरी, तो लोग कहते थे कि आप कह रहे हैं कि हम अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा कि कहा तो है, और मैं लड़ूंगा फिर। कैन मान लीजिए अगर कोई ऐसी बात कोई नहीं लड़े तो हमने कहा देखिए, मैं छात्र संघ की राजनीति से आया और हमारा करियर है, अगर मैं नहीं लड़ूंगा, जो भी परिस्थिति बनेगी उस बात की बात है, मगर प्रजातांत्रिक देश है, इसमें सबको चुनाव लड़ने की क्षमता है, हर आदमी को लड़ना चाहिए। उस दौर में भी राजा भैया के को सीधी चुनौती देना, क्या लगता था कि ठीक है, सफलता की स्थिति क्या रही, वो तो 1 वोट से कोई बहुत मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी सीधी चुनौती देना और चुनाव लड़ना, ये सामंतवादिता का विरोध था
या प्रजातंत्र को बचाने का प्रयास? ये प्रजातंत्र को बचाने का प्रयास था। और चूंकि आज़ादी और इमरजेंसी दोनों हम लोगों ने देखा था। 77 में हमें याद है जब 74 में इमरजेंसी लगी थी और उसके बाद जनता में जब अन्याय बढ़ा तो उस समय सड़कें खाली हो जाती थी। नसबंदी के नाम पर कोई आदमी सड़क पर दिखता नहीं था। तो वो दौर भी देखा था। 77 में इंदिरा गांधी जैसी बड़ी शख्सियत चुनाव हार गई थी। राजनारायण जी बनारस से जाकर के चुनाव हारा थे। देश में पहली बार जो है क्लीन स्वीप हुई थी कांग्रेस और जनता पार्टी सरकार। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज़ादी और देश की एकता और अखंडता, हम लोग क्योंकि पढ़े लिखे लोग, तो किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अगर आगे नहीं आएंगे और हम ये सोचें कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह पैदा हों मगर पड़ोसी के घर में हो, तो ऐसा तो उचित नहीं समझ जाता है। तो इसलिए एक दिमाग में था कि भाई प्रजातंत्र बचे, लोगों की बहाल हो, ये जो दबाव है खत्म हो, ऐसी मंशा थी। मैं अपने लिए चुनाव नहीं कर रहा था, उस दिमाग में केवल ये बात थी कि प्रजातंत्र बचे। 2007 में आप पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे, निर्दलीय आप लड़े थे, लगभग 6000 वोट आपको मिले थे। बात बहुत होती है। उस समय राजनीति का दौर क्या था और सपा से आपने प्रयास किया था टिकट के लिए कि नहीं किया था, क्या था उस समय? मैं पूरी तरह से प्रयास कर रहा था, मगर देखा मैंने अपने नेताजी को और लोगों की जो भी परिस्थितियाँ हों। मैं 96 टिकट मांग रहा था। 96 में क्योंकि हमारे नेताजी के संबंध 82 से थे, 96 में टिकट मांग रहा था। तो नेताजी उनसे कहे कि बीपी सिंह अड़ गए हैं, बीपी सिंह अड़ गए हैं। तो मैं नहीं समझ पा रहा था कि बीपी सिंह अड़ गए। बीपी सिंह तो भाई उस समय प्रधानमंत्री थे, जनता दल की सरकार थी, जनता दल से मतलब वो था, गठबंधन भी था। और नेताजी जो है, बीपी सिंह ने एक टिकट राजाराम पाने के लिए गढ़वारा राजा राम जी गढ़वारा आए और चुनाव जीते। तो मुझको एक तरह से पार्टी जो है इग्नोर करती जा रही थी कि 96 में मांगे, पर 2001 में चुनाव हुआ, उसमें फिर रमेश बहादुर सिंह आ गए बीजेपी से। तमाम मतलब इस तरीके से उतार चढ़ाव आता रहा। तो जब लगा कि मूल्यांकन नहीं हो रहा है पार्टी में, तो मैंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल से बात किया था और उन्होंने तय किया था। मगर दुर्भाग्य है फिर प्रतापगढ़ की वही जो बड़ी शख्सियत थी कि इनको न मिले हम मतलब जो है इनको न मिले, दूसरे किसी को मिल जाए, बड़ी साजिश के तहत जो है टिकट काट दिया। इसलिए मैंने निर्दलीय मन बना लिया था। और 2012 का चुनाव, आप चुनाव जीते और आपके विपक्ष में जो विरोधी थे उस समय के विधायक थे, 2007 में विधायक में संजय तिवारी वो थे, अपना दल से अनीश सिंह रिंकू भी थे। हरि प्रताप बड़ी सिंह भाजपा से जद्दोजहद थी उस समय चुनाव को लेकर के। ब्रजेश सौरभ भी लड़ जी, रहे थे। और ऐसी स्थितियों में बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम, और आप पहली बार एक बड़े राजनीतिक दल से चुनावी मैदान में थे, तो क्या लग रहा था उस समय? जीत कैसे मिली, उसका जीत का कारण क्या रहा? मैं एक लंबे समय से टिकट मांग रहा था और टिकट हमारी पार्टी के बड़े नेता थे, सब कोई पट्टी मांग रहा था, कोई रानीगंज मांग रहा था। तो सदर चूंकि इस तरह से विधानसभा बनी थी, नया पश्चिमन हुआ था, हम चूंकि मैं सदर का रहने वाला था, इसलिए मैंने सदर को ही प्रेफर किया कि सदर से ही ठीक रहेगा, यहाँ से मांग रहा है। तो सारी जगह को कोटा पूरा हो गया, पूजा जी रानीगंज हो गए, वो राम सिंह आ गए तो बाल कुमार लड़े थे, सांसद हो गए तो उनके लड़के को। तो इस तरीके से जो है एक मतलब मुझको लंबे समय के बाद ये था कि सदर सीट जो है टफ सीट है, यहाँ से टिकट दे दिया जाए। बहुत समय से मांग रहे थे, माननीय राजा भैया का भी सहयोग था टिकट दिलाने, उन्होंने भी यहाँ किया था और चुनाव में उन्होंने मदद भी किया था। उनके जो भी लोग थे उन लोगों ने मेरी जो भी था मतलब उनका। 2017 में आप शायद ऐसे विधायक या प्रत्याशी रहे होंगे 2017 के चुनाव में। आप 42,000
कुछ वोट पा करके 2012 में आप चुनाव जीते थे हम्म, और 47,000 वोट पाने के बाद आप 17 में चुनाव हार गए। हम्म। उसका क्या कारण रहा? समीक्षा में ऐसा क्या लगा कि उसका क्या कारण हो सकता है उस हार का? असल में उसमें केवल हार का कारण कुछ ये रहा, एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भारी रही। हम लोगों ने बहुत काम किया था, माननीय अखिलेश यादव की सरकार में ऐतिहासिक काम हुए थे। जो भी काम हुआ वर्ल्ड लेवल का काम हुआ। और हम उस बात को लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। आप समझिए 1,72,000 शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाए, 18 लाख लैपटॉप बांटे गए, 55 लाख लोगों को जो है समाजवादी पेंशन दी गई, लोहिया आवास दिए गए, दिनेश्वर मिश्रा गांव चयनित किए गए, 108 102 एम्बुलेंस दी गई जो जीवन दे रही थी। जेब में एक पैसा न हो, लोगों को दवा हो रही थी, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, सिंचाई मुफ्त थी, सारी चीजें सारे टेस्ट मुफ्त थे, 100 डायल थी, इकाना स्टेडियम और मतलब तमाम काम अखिलेश जी ने किया था। मैंने भी उसी तर्ज पे प्रतापगढ़ के जो जोड़ने वाली सड़कें थी, कचेरी ये आपकी कंपनी बाग से लेकर सिटी तक जहाँ तक सीमा थी, टोनी पे कराया सड़क, खड़जी चौराहे से लेकर के भदोही तक कराया, मौर्य चौराहे से लेकर के पूरा सरा रजई बॉर्डर तक, गाय घाट से लेकर के सनवा चंदिका की चौड़ीकरण, जितनी सड़कें थी। 100 बेड का महिला अस्पताल, जब मैं विधायक था 100 बेड का महिला अस्पताल बना, 3 महिलाओं को रसोई उस पर कराया जाता था। शिक्षा विभाग की जीआईसी से जमीन ट्रांसफर करा करके उनको दिया गया। 4 पुल बनवाए मैंने। ट्रामा सेंटर, पहला ट्रामा सेंटर मैंने जिले को दिया, आज तक उस पर इक्विपमेंट नहीं दे पाए। 2 पुल पे आज तक अप्रोच नहीं बनवा पाई है सरकार। तमाम आरटीओ ऑफिस दिया, इलेक्शन ऑफिस बनवाया, मतलब ऐतिहासिक काम हुआ है। काम का मूल्यांकन अगर किया जाए तो समाजवादी पार्टी की सरकार जानी ही नहीं चाहिए थी। मगर लड़ाई जिनसे है हमारी, तो बहुत साथी लोग हैं, वो परगला करके देखा होगा आपने, मोदी जी आए कहे कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में आ जाएगा, तमाम चीजें जो है इस तरीके से बहका करके लोगों को। और इनका जो आरएसएस है संगठन, वो आरएसएस बहुत गुप्त तरीके से काम करता है, लोगों को बरगलाने फुसलाने काम करते हैं। चुनाव के बाद लोगों ने जो बताया, जैसे शेड्यूल कास्ट बस्ती में गए और मोहम्मदन बस्ती में बड़े घर खेत देख करके उनको बता दिया कि मोदी जी आएंगे, सब घर द्वार सब तुम्हारा हो जाएगा, भगा दिया जाएगा। तो मतलब कुल मिला के बरगलाने का काम सरकार को मतलब लोगों ने किया। और एक अच्छी भली सरकार जो विकास कर रही थी उसको ले गए। हम लोगों को ऊपर आरोप लगा कि गुंडे हैं, बदमाश हैं। हम लोग आज तक हम लोग मतलब जो जिस भाषा में मिला होगा उसको उस भाषा में जवाब देते हैं। हम लोग महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग, मगर अब लोग भाग गए, ये है। और क्या कहा जा सकता है, हमसे जो जीते सांसद हो गए, उपचुनाव हुआ, हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मतलब ये उपचुनाव है, सरकार को होता है, जरा चुनाव लड़ा जाएगा। मैंने कहा आपकी मर्जी, जैसे भी आप चाहें। 22 में फिर गठबंधन हो गया, राजमाता जी की खाते में चली गई, लोकसभा टिकट मांग रहा था तो भाई एसपी पटेल जी को उन्होंने किया। अभी हुआ कि लड़ना है 27 में चुनाव विधानसभा, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। विधानसभा में आपने एक सवाल उठाया था जिसको लेकर के कुछ सामंतवादी लोग आपसे रुष्ट भी हो गए थे, नॉन जेडे जमीन को लेकर। वो क्या था उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या मांग क्या थी आपकी? उस समय असल में मेरे क्षेत्र की समस्या तो है, मैंने कहा कि जमींदारी खत्म हो गई, गांव की तो खत्म हो गई, मगर शहरों में अभी भी जमींदारी है। हमारे यहाँ राजा जो है आए दिन रोज भूमाफियाओं को किसी न किसी को जमीन जो है बेच दिया करते हैं और वो विवाद बना रहता है। कई बार जो है इस तरीके के संकट का सामना करना पड़ता है, तो इसका जो है निवारण किया जाना चाहिए। राजस्व संहिता बनी थी उस समय, राजस्व संहिता का गठन करके सरकार ने कहा कि राजस्व संहिता का गठन करके
वो हम उसको गठित कर देते हैं, उस पर रिपोर्ट मंगाई जाएगी, जो अध्ययन करके आएगा उस पर बात होगी। मगर तब तक के लिए एक राजस्व मंत्री उस समय अंबिका चौधरी हुआ करते थे, तो हमसे मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि अब ये संशोधन हो गया है कि कोई भी जिसको मकान जिसे किसी का है, राजा साहब उसको पट्टा दे देते हैं। तो राजा साहब को पट्टा जो है वो मतलब जो खाली जमीन होगी उसको देने को उनको पावर है, वो किसी का मकान नहीं किया जा सकता जो नगर पालिका में जा सकता। तो कई मामले उस समय आए थे, मैंने उस समय जैसे एक मासूम हैदर साहब, उनके घर में जबरदस्ती वो माफिया था, तो 2 दिन तो मैंने इंतजार किया, सवाल कहा तो जा करके ताला वो किया गया था। दूसरे दिन जब मैं सवाल ये उठा था विधानसभा में, तो हम लोग बगल में विधानसभा के वो है बैठते हैं, उसे राजा भैया भी थे, तो लोगों ने कहा कि जो पुराने रजवाड़े वो सब थे पार्टी के ही थे हमारे। एक राजीव कुमार सिंह थे, भंडार स्टेट है, बाराबंकी के कृषि राज्य मंत्री थे। उन्होंने कहा कि अरे विधायक जी ये मामला उठा रहे थे, और तो राधेश्याम सिंह एक विधायक, उन्होंने कहा कि मुझे बताइए, तो उस समय नए भाई पहली बार के विधायक हैं, उनको नहीं पता है। तो जैसे होता है मल्लाही भाषा में अपना चलता रहा बात कि भाई इस सन में उठा था, तो सरकार को कैलकुलेट करके बताना पड़ा कि इतना पैसा आएगा, राजा साहब का होगा। राजा भैया ने कहा कि हमारी भी है, मानी पूरी खुद का है, हम तो कभी नहीं करते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मल बात हो गई। वो राजीव कुमार सिंह ने कहा कि अब वो जो भी उनके दिमाग में रहा हो, उन्होंने कहा कि अरे कोनो कुछ उठावे कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो मुझको लगा थोड़ा सा कि मैंने कहा कि नहीं ये मंत्री जी कायदे से बात करिए, ये उखाड़ने पुगाड़ने की बात नहीं होनी चाहिए, जब सौहार्दपूर्ण बात हो रही है। तो राजा भैया ने समझाया उनको कि नहीं इनके यहाँ समस्या है। उस बात से आपके विधायकी कार्यकाल के दौरान कोई ऐसा संस्मरण या कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना जिसने आपकी राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित किया हो, कुछ सोचने पर मजबूर किया हो या कुछ बदलने पर मजबूर किया हो, कुछ ऐसा कुछ याद है? देखिए, हम लोग समाजवाद के बारे में, गांधीवाद, फासीवाद, साम्यवाद सब लोगों को पढ़ा है। महात्मा गांधी जी को हम लोग उनके उससे प्रेरणा लेते हैं, डॉक्टर लोहिया के उससे प्रेरणा लेते हैं, जीवन से, उनके कामों से। तो हम लोगों ने तो गांधी जी को नहीं देखा था, मगर गांधी जी की प्रतिमूर्ति के रूप में मैं नामकिंकर जी को मैंने देखा था। वो इतने सादे सरल आदमी थे कि वो बेचारे हमेशा पैदल चलते थे। जो गनर की बात आप कर रहे हैं, उनके पास भी एक गनर होता था, मगर उनकी जीप कभी कभी चला लेता था। वो बेचारे पैदल अपना घूमते रहते थे, और 1952 से 74 तक वो लगातार एमएलए थे। 2 बार बाराबंकी सांसद भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, मगर उनका जो रवैया था वो हम लोगों के उससे जो है प्रेरणा के स्रोत थे हम लोगों पे। इसीलिए मैंने उनको मूर्ति जो है मदाफरपुर चौराहे पर लगवाने का काम किया कि जिससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी। इस तरीके के लोग भी रहे हैं। और बाकी तो भाई हमारे नेताजी, उनसे सीखा, क्योंकि उनके जीवन के बारे में जब पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं। एक गांव गरीब किसान परिवार से निकल करके उन्होंने देश की ऊंचाइयों तक अपने को पहुंचाने का काम किया। तो इस तरीके से प्रेरणा लेकर के, और वही कारण था, हमें अच्छी तरह से याद है, नेता सदन जिस दिन माननीय अखिलेश जी चुने गए, तो नेताजी ने लास्ट में कहा था कि हमारे लड़के ये आज मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनको खुशी हो रही है। मगर मैं इनसे केवल इतने चाहता हूँ कि अपने दामन पे कभी दाग नहीं। तो उस बात को हम लोगों ने भी अपने जीवन में धारण करने का काम किया कि नेताजी की ऐसी मंशा है, तो हम लोग भी इस तरीके का कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कहीं कोई अपमानित होना पड़े या उस तरीके से कोई उंगली उठा सके। और यही कारण है कि मैं अपने आप को थैंकफुल मानता हूँ कि 5 साल के कार्यकाल में सरकार में रहा, एज ए चीफ मिनिस्टर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे यहाँ 2 बार आए। छोटे भाई शादी में आए थे, पिताजी की डेथ हुई थी तब आए थे, और मैं बहुत नज़दीक था और नज़दीक हूँ भी।
मगर इस तरीके से मैं इस बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी आरोप मेरे ऊपर कोई नहीं लगा सकता इस तरीके का। अभी हमारे यहाँ के जो सांसद है प्रतापगढ़ सपा सांसद शिवपाल सिंह एसपी सिंह पटेल, उन्होंने 2 विवादित बयान दिए, एक प्रतापगढ़ में दिया रामपुर खास में कार्यक्रम के दौरान, और एक रायबरेली में दिया। पहला उनका बयान यह था कि भाजपा सरकार में विकास केवल सवर्णों के दरवाजे तक, ठाकुरों और पंडितों के दरवाजे तक ही हुआ है। और दूसरा बयान उन्होंने दिया कि समाजवादी पार्टी के चलते ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व है। तो क्या लगता है कि ये दोनों बयान कहीं ना कहीं कुछ जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, पहला बयान, और दूसरा बयान उनका जो आपका इंडी गठबंधन है उस पर कहीं कहीं उंगलियां उठा रहा है, लोगों को मैसेज दे रहा है। तो इस बयान के विषय पर क्या कहना चाहिए? अच्छा तो ये होगा कि इस बयान को उन्हीं से अगर जवाब दिया जाए तो ज्यादा ठीक होगा। मगर जहां तक हम समाजवादियों की सोच है, ये बात सही है कि विकास अगर हम सोचते हैं तो विकास जहां नहीं हुआ है वहां से शुरू करना चाहिए। हम बराबरी की बात करते हैं, गैर बराबरी दूर करने की बात करते हैं, तो जहां विकास का काम नहीं हुआ है शुरुआत अगर हम वहां से करेंगे तो वहां से ले आ करके जहां विकास हुआ उसके बराबर कम से कम उनको खड़ा कर सकते हैं। जाति की बात करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। हो सकता है आवेश में कहीं निकल गया हो, वो अलग बात है, मगर हमारी पार्टी की इस तरीके कोई मंशा या कोई विचारधारा नहीं है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए को देखिए, इसी को किसी तरह से किस तरीके से परिभाषित करते रहते हैं। अब बात लोगों की समझदारी के ऊपर निर्भर करता है। एक लड़ाई जो है एक तरफ ऐसे लोगों से है जो नियम कानून को मानने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो नियम कानून को धता पता करके अपने हिसाब से उसको परिभाषित करते हैं। अभी हाल ही में सीजेपी पार्टी का काकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। सपा के लोग भी उसमें शामिल हुए, कांग्रेस के लोग भी शामिल हुए, आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन किया। उस प्रदर्शन के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये काकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था वो आपको कहां तक सही लग रहा है? और इस प्रदर्शन से एक नई परिभाषा लिखी जा रही है युवाओं के आंदोलन की, तो क्या ये कुछ आगे राजनीतिक दशा दिशा को बदलने का प्रयास कर सकता है? या देखिए, आंदोलन हमेशा होते रहे हैं, छात्रों के आंदोलन भी होते हैं, मगर आज इस जो 10-12 साल का भारतीय जनता पार्टी का था, इसमें दुर्भाग्य है कि जो वादा किया था सरकार ने नौजवानों के लिए कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, आज लगभग 55-56 करोड़ लोग जो है वो एकदम बेरोजगार हैं। 35% लोग बेरोजगार हैं, रोजगार है नहीं, इसलिए बिलबिला रहे हैं लोग रोजगार के लिए। और जो चीजें नीट का पेपर, तमाम जो पेपर लीक हो रहे हैं, अब सोचिए आप सरकार के पास कितना पैसा जा रहा है, फॉर्म भरते हैं, बेचारे जाते हैं, एग्जाम देते हैं, कितना नुकसान हो रहा है। मजबूर होकर के लोगों को सड़क पे आने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया है, ये मजबूरी में गए हैं लोग। ये एक तरह का ये विपक्षी दलों ने जो सहयोग दिया है वो बधाई के पात्र हैं। मैं भी गया था, मैंने देखा जंतर मंतर पर इतने लोग जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं, और बधाई के पात्र वो लोग हैं जो उनको खाने की पीने की सारी चीजें मुहैया करा रहे थे। ये इस तरीके का देश है कि आज जब संकट में समय आता है तो सारे लोग एक हो जाते हैं। ये संकट का दौर है और ये सरकार को चेताने के लिए जरूरी है। सरकार कल्याणकारी सरकार वो होती है जब आंदोलन की रूपरेखा बन रही थी, तब लोगों ने मांग किया, सरकार का ये फर्ज है कि उनको बुलाते, बात करते, उस समस्या को वहीं हल कर देना चाहिए। ये लोगों को परेशान करने वाली सरकार है। अभी आप देख रहे कहीं आधार से लिंक किया जा रहा है, कहीं नाम गड़बड़ हो रहे हैं, SIR हो रहा है, तमाम चीजें जो है। आप बताइए बंगाल में इतने लोगों का नाम जो है छूट गया जो मतदान से वंचित रह गए। एक अच्छी बड़ी संख्या जो है 6-7% लोग वोट से नहीं दे पाए, जो चिल्ला रहे हैं कि हमारा वोट है, हमको देना चाहिए। और चुनाव आयोग उसने फ्रीज कर दिया पूरी सूची को, उसके आगे फिर चुनाव आयोग संस्था है, ये अपना मतलब लिस्ट वही बंद हो गई
और लोग वोटों से रह गए, मतदान का आजकल अधिकार खत्म हो गया। आजकल ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आंदोलन को जन्म दे रहा है। जैसे सीजेपी पार्टी का आंदोलन, इसके बाद अभी एक और नया मंच बना है आरक्षण हटाओ अभियान का। और क्या लग रहा है कि ये सोशल मीडिया आने वाले समय में राजनीतिक दशा और दिशा को कितना परिवर्तित करेगा, कितना प्रभाव डाल सकता है, इस पर क्या लगता है? देखिए, सोशल मीडिया ही एक अच्छा माध्यम बना हुआ है जिसके माध्यम से लोगों तक सूचनाएं पहुंच जा रही हैं। हमारी जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उसका कहीं जता पता नहीं लग रहा है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करिए तो कहीं अगर बहुत बड़ी खबर होगी तो छोटा सा एक कोने में कहीं लिख दिया जाता है, बहुत बड़ी घटना को छोटी सी बता करके दिखाई जा रही है। तो इसको तो देखिए, क्योंकि 4 स्तंभ हैं देश को चलाने के, तो अगर उसमें एक स्तंभ अगर ये पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों से नहीं निर्वाह करेंगे तो मैं समझता हूँ ये बहुत आज देश के हित में नहीं है, प्रजातंत्र के हित में नहीं है। सही बात जो है लोगों तक जानी चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आज जो भी मन जिसके आता है वही बोल दे रहा है, जो चीजें मतलब कोई न किसी को, लोकतंत्र में लोकलाज जरूरी है। अभी कंगना रनावत का देखिए बयान आ गया, क्या है सब ऊट पटांग चीजें। अब तो देख रहा हूँ केवल एक इमेज खराब करने के लिए लोगों को पैसा दिया जा रहा है, एक इमेज बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है। इस देश को बताइए किस रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला रेलवे की जो हालत हो गई है, रोजगार रह नहीं गया है, कहाँ ले जाएंगे नौजवानों? लेकिन भाजपा सरकार में तो सड़कें, पुल और रेलवे, बिजली, विकास को लेकर के सबसे अधिक दावे किए जा रहे हैं। तो उन दावों को आप कहाँ तक सही ठहरा रहे हैं? क्या वो काम सही हो रहे हैं या ये केवल? सड़कें बनाना ठीक है, सड़कें बनेंगी जब स्पीड से काम होगा। मंडी बन नहीं रही है, उन सड़कों का उपयोग क्या है? टोल वसूलने के लिए है। मंडी अगर होती, आपको सामान उपलब्ध होता, आप बाजार में सामान पहुंचाने में आपको गति मिलती, तब तो देश के विकास में उसका समझ में आता कि कहीं मतलब कानपुर जैसे है अपना, कानपुर अंग्रेजों के जमाने में भी कानपुर और कलकत्ता बड़ी बाजारें थी। आज कानपुर को मतलब कहाँ मंडी से जोड़ा गया? इलाहाबाद में आपका पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, सारे मुख्यालय उठा करके चले गए लखनऊ। जो इलाहाबाद का महत्व था, गंगा जमुना सरस्वती का मेल था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्तर गिरा दिया गया। बड़े बड़े लेखक, कवि, साहित्यकार सब यहाँ से मिलते थे। सड़कें बनवा देने से रोडों के काम में देख रहे हैं वो एथेनॉल का प्रयोग हो रहा है, गाड़ियों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है पर्यावरण का, पेड़ लग नहीं रहे हैं। सरकार दावे कर रही कि 35 करोड़ पेड़ मैंने लगवा दिया। पिछले बार जो वृक्षारोपण हुआ था उसमें चल कितने रहे हैं पेड़, इसकी समीक्षा कर लेने चाहिए। गाय की और सबकी गिनती हो जाती है, पेड़ जो लगा करके दावे किए जा रहे हैं पर्यावरण बिगड़ रहा है, कौन जिम्मेदार है? सरकार ही जिम्मेदार है। आज कहाँ खड़े हैं हम लोग? हाईवेज बन रहे हैं, नदियां सूखती जा रही हैं, अवैध कटान मतलब हो रहे हैं, बरसात हो नहीं रही है, किसान की कोई चिंता नहीं, खाद मिल नहीं रही है, बिजली मिल नहीं रही है, बेरोजगारी के ही आलम है, सारी चीजों में आग लगी हुई है, महंगाई से आम आदमी त्राह कर रहा है। और सबसे शर्म की बात, जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हो और वो सरकार दावा करे कि हमारी जो है मतलब इकोनॉमी बढ़ रही है, कहाँ ले जा रहे हैं? आज 55 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज था उधर, आज 200 लाख करोड़ के ऊपर हो गया विदेशी कर्ज। उधार कार्ड व्यवहार चलाओ घरे घरे मातू, कहाँ पुरानी कहावत है, उधार कार्ड व्यवहार चलाओ घरे घरे मातू कहावत, ये मातू ही बना था। जिस देश को जो भूखे से गरीबी से आजादी मिली, जिस देश में कपड़ा नहीं था, लोगों को खाना नहीं मिलता था, वो देश प्रगति किया। और आज
पंडित जवाहरलाल का विरोध करते हैं लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं। एक जिले में एक माफिया होता था, एक उत्पादन हम दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मेडिकल कॉलेज करते हैं ना, आप बताइए जिला अस्पताल कहाँ है? इसी प्रतापगढ़ की जिला अस्पताल कहाँ है और कौन सी सुविधा मिली? प्रतापगढ़ की बात नहीं कर रहा। ट्रामा सेंटर मैंने पहला बनवाया। आज भी लोगों को मतलब एक्सीडेंट होने के बाद इलाहाबाद लखनऊ जाना पड़ रहा है, इक्विपमेंट नहीं दे पाई सरकार। 4 पुल मैंने बनवाया था, तो मैं अभी आज तक अप्रोच नहीं बन पाई है। कौन सा विकास काम कर रहे हैं? ये पूरी तरह से बाजारीकरण हो रहा है, पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है सरकार। गरीब आदमी त्राह करके एकदम अपनी लीला समाप्त करने के लिए परेशान है। यूपी में योगी सरकार अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रही है 2027 में, अगले वर्ष चुनाव। आपको क्या लगता है कि ये 2 पंचवर्षीय कार्यकाल जो रहा सरकार का, ये कैसा रहा? आम जनता के लिए कैसा रहा, विकास के लिए कैसा रहा, कानून व्यवस्था के लिए कैसा रहा? क्योंकि इन तीनों पर बीजेपी द्वारा भरपूर दावे किए जाते हैं। अच्छा आप बताइए, जब 2017 में चुनाव हो रहा था तो इस प्रदेश के अध्यक्ष थे केशव मौर्य। उनके नाम पर पिछड़ों का वोट लिया गया, और जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो इनका कहीं नाम था? योगी हैं, इनको तो मठ में रहना चाहिए। ये योग करें अपना, उनको सरकार से क्या मतलब? अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था, इन्होंने कहा कि कालनेमी कौन था जो रूप बदल करके लोगों को ठगता था? तो क्या है ये? योगी होकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। गायों की जो हालत है, गाय के गोमांस सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में इस समय निर्यात हो रहा है, बेचा जा रहा है। गौशालाओं की जो हालत है, गाय बिना भूसा पानी के मर रही है, जीवित करा करके मर रहे हैं, कौवे और कुत्ते नोच रहे हैं। अगर गौशालाओं के अगल बगल जेसीबी से खुदाई करा दिया जाए तो वहां गायों की लाशें मिलेंगी, हड्डियां मिलेंगी। दावे करना खड़े होकर के और लंबी बात कर देना, ये तो बहुत अच्छी बात है। जनता की निगाह से कोई बच नहीं सकता है। जनता की निगाह बहुत तेज है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बताते हैं। हम लोग माफिया थे प्रतापगढ़ में? कौन माफिया था प्रतापगढ़ में? कौन माफिया था? किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, यही लोग माफिया हैं, दिखाई पड़ते हैं, और लोग नहीं दिखाई पड़ते हैं। दुर्भाग्य है इस प्रजातांत्रिक देश में अब जो शिक्षा की तरफ लोगों को पढ़ाना चाहिए, विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। हर गांव में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं देश को? शिक्षा का स्तर, अभी हम लोग भी शिक्षा ग्रहण किए हैं। आज हाई स्कूल 8वीं 10वीं के लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता है। शिक्षा का कोई स्तर ही नहीं बचा है। जो हमारी पुराने पैटर्न थे उसको सबको बदल करके सरकार नए पैटर्न के आधार पर शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अपने एजेंडे को लागू कर रहे हैं लोग। 27 में चुनाव का, विधानसभा चुनाव का राजनीतिक समीकरण क्या और कैसा रहने की संभावना लग रही है? स्थितियां क्या बनेंगी? स्थितियां इस समय ये बनी हुई हैं, वो 27 के चुनाव में इस देश और प्रदेश की महान जनता जो ऊब चुकी है, परिवर्तन करना चाहती है। वो अब जाति और धर्म की राजनीति भी नहीं चलने वाली है। किसी के बहकावे में भी लोग नहीं आएंगे। काठ की हाड़ी एक बार चढ़ी तो 2 बार चढ़ चुकी है। काठ की हाड़ी चढ़ चुकी है। लोगों को कहने की आज अगर वो इलेक्शन हो जाए तो किसी को बिना कहे, जैसे ये काकरोच का जो आंदोलन चला गया, ये उसी तरीके से जनता इस पर परिवर्तन करना चाह रही है। कहीं जता पता नहीं लगेगा ये झूठ बोलने वाले। ये कितना भी झूठ बोल लें, कितना भी दुष्प्रचार कर लें, किसी को भी खराब कर लें, सारे लोगों की सच्चाई एकदम सामने आ चुकी है। इसलिए देश और प्रदेश की महान जनता जो है परिवर्तन करना चाह रही है और परिवर्तन करेगी। क्या समाजवादी पार्टी को मौका मिले? समाजवादी पार्टी ही एक वाहिद पार्टी है जो इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ रही है।
सड़क से लेकर संसद तक समाजवादी पार्टी ही लड़ने का काम कर रही है। जो लोग इस बात को जातीय धर्म तमाम ओवैसी का इनका उनका उदाहरण देते हैं, मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, एक जाति एक धर्म से कोई पार्टी राजनीति की सत्ता में नहीं आ सकती। तमाम पार्टियों के लोग जो है जातिवाद कर करके सब समझ में आ गया। बहन जी का बहुत बड़ा दावा था, आज क्या हो रहा है? पढ़े लिखे साथी जो है वो समझ रहे हैं, उनका संविधान खत्म हो गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूट लिया गया। मतलब आज तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक बेचारे लड़के लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो बात कह रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए जो संविधान के अनुरूप चले, संविधान की कसम खा करके उसी संविधान के साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना आप जता रहे हैं आपके अनुसार कि अगले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अगर आज चुनाव हो जाए 300 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। और 27 में होगा, 27 में होगा तो और बढ़ती ही जाएगी। आज की बात नहीं करो, अभी तो इस सरकार के खिलाफ इसकी पोल खुलनी शुरू हो गई। लोग अवेयर हो गए हैं, अब जान रहे हैं कि क्या है। ये सरकार जो है एक प्रधान का इस्तीफा लेकर के प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए था, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात होनी चाहिए थी। और दुर्भाग्य है कि कहने के लिए समाजवादी है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इन्हीं लोगों के दम पे सरकार चल रही है। आज चाहे सरकार गिर जाएगी, इस देश के लोगों को राहत मिल जाएगी। अभी हाल ही में राम मंदिर अयोध्या में चंदा और चढ़ावा चोरी को लेकर के काफी बवाल हुआ, काफी मामला गर्म रहा। एसआईटी जांच गठित हुई, 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद पुनः सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी गठित कर दी है जांच के लिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या मामला है? और समाजवादी पार्टी ने ही इस मुद्दे को उठाया भी था। वो तो हमारी पार्टी के साथी हैं पवन पांडे जी, तो उन्होंने इस बात को कहा कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मंदिर बनवा रहे हैं, जब यहाँ लूट शुरू हुई तो उन्होंने वहाँ बताया कि माननीय अखिलेश यादव जी को आप कहिए कि हमारे जो चढ़ावे को लूटा जा रहा है, तो वो तब उनको सपना हुआ कि भाई लूट हो रही है राम मंदिर में, इसके लिए उन्होंने जो है वो जा करके उठाने का काम किया है। उनको कहीं से प्रेरणा मिली तब जाकर के उन्होंने शुरू किया। और दुर्भाग्य है, बताइए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को भी लूटने को बना दिया मामला। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? आप गठन कर रहे हैं, सब पूरा सब कुछ बना करके एक तरीके से आस्था और भावना के साथ इतना बड़ा मजाक, मतलब मैं समझता हूँ कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती है। बाहर देशों में हमारी क्या इमेज जा रही होगी, आज उसी के परिणाम है कि देखिए अब लोगों का विश्वास जो है धीरे धीरे कम हो गया, चंदा भी चढ़ावा भी कम हो गया, सारी चीजों से। अब हम लोग उसको कहें, ये आस्था की बात है। हम लोग भी हिंदू धर्म के हैं, हम लोग भी अपनी पूजा जो कुछ भी है वो सब हम लोग अपना घर पे बैठ कर दिखाने के लिए नहीं करते, उसको करते हैं। योग है, प्राणायाम है, सब उसी से जुड़ा हुआ है। एक कंसंट्रेशन बनाने के लिए होता है। पूजा क्या है? कर्म ही पूजा है। कृष्ण ने कहा कर्म ही पूजा है। तो आदमी जो काम कर रहा है उसको मन से करे। छात्र अगर पढ़ेगा नहीं तो वो, मैं समझता हूँ, वो कांवड़ ढोने और उससे तो नहीं पास हो जाएगा। पढ़ाई अगर कर रहा है तो पढ़ना पड़ेगा उसको। किसान अगर खेती कर रहा है तो उसको खेती से ही करना चाहिए। खेती करेगा नहीं तब तक उसका उत्पादन तैयार नहीं होगा। ये आस्था भावना से जुड़ा हुआ मामला है। पूजा अपने आदमी घर में करता है, जिसको श्रद्धा होती है जाता है, चढ़ाता है, आते हैं लोग, मगर उसको मतलब लूट लेना ये बहुत बड़ी बात है। उसमें भी एक महोदय जी ने कहा कि जिन्होंने चंदा जो दिया था ये सही मन से नहीं दिया था। ये बताइए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की चीज मतलब उनकी श्रद्धा से नहीं दिया था, उन्होंने उसको बिना श्रद्धा के दिया था, इसलिए लूट हो गई। आप बताइए
लूट को भी प्रमाणित करने की बात कर रहे हैं। मतलब सोचिए कितना बड़ा मजाक है ये। तो क्या लगता है आपको कि योगी राज में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है? एकदम चरम पे। आम आदमी से पूछ लीजिए तो वो बता देता है एक काम बिना पैसे के नहीं होता है कहीं पे। अब पैसा तो जो काम बताते हैं लोग, जो काम 50 रुपए में होता है वो होता था 50 रुपया देने पे, वो 500 रुपया में नहीं होता है। 5,000 की जगह 50,000 मांगा था। मतलब ये बुरा हाल है सारा लेखपालों का, कानून का, एसडीएम का बुरा हाल है एकदम। थाने में सिपाही दरोगा कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, सब पूरा मनमानी है एकदम। जनता के बीच में जो भय, भ्रम, भ्रष्टाचार, ये सब एकदम आकंठ चरम पे है, आकंठ डूबे हुए हैं। लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा, हो सकता है सत्ता में है लोगों को ना दिखता हो, उनकी बात करते हो, मगर आम आदमी का जो जीवन है वो बहुत कठिन कष्टप्रद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने अभी जो शुरू किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।